Hello everybody, welcome back to Hell Garden. This is episode number 520 of Flame Emperor Battle Through the Heavens. अब बस 2 से 3 और दिन फिर आपको 20+ मिनट्स के लेंथ के वीडियोस देखने को मिलेंगे क्योंकि अब हाथ में भी काफी रिकवरी हो गई है। अगर पिछले एपिसोड की बात करी जाए तो उसके लास्ट में जाके जेनो सोल इंचेंटर को सप्रेस कर देता है, जिसे शुजुइंग और बाकी लोग बचा लिए गए थे। जब जैन शुजुइंग से वापस चलने के लिए बोलता है तो वो रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है मुझे शाओ क्लैन के लोगों पे भरोसा नहीं होता और चिंता मत करो जियान, तुम्हें जो आज मेरी जान बचाई है मैं इसे फ्यूचर में रिपे जरूर करूंगी। इतना कह के वो पीछे मुड़ गई थी। अब हम आगे के सीन को देखेंगे। हमें सबसे पहले बेम्बू स्प्रेड लेमैन की सहाय करने की आवाज सुनाई देती है। उससे लाके बोलते हैं सहाय, एंशिएंट टाइम से आखिर कितने हीरोज हैं जो कि टेस्ट ऑफ लव को पास कर पाए हैं। तभी अचानक से उन्हें एक आइडिया आया था। वो कहता है क्योंकि और एक्सीलेंसी और हमारे बीच में कोई कनेक्शन है, क्यों न मैं आपके लिए कुछ डिवाइन करूं। ये कहते उसके आईब्रोज के बीच में से कुछ चमका था। स्पेस में सुनाई देती है बस की आवाज। उसके हाथ के ऊपर का स्पेस ट्विस्ट होता है जिसमें से एक किताब बाहर आई थी। जब बगल में खड़ा ओल्ड मैन इस सीन को देखता है उसकी आंखें शौक से भर जाती हैं। वो एक लंबे समय तक बोल नहीं पाया था। फिर वो कहता है ये तो बुक ऑफ मैजिक वर्ड्स है, वो लेजेंडरी ऑब्जेक्ट जिसने डीमन वर्ल्ड की बहुत सारे सीक्रेट्स को छिपा रखा है। अभी जान को भी भरोसा नहीं होता, वो एक गहरी सांस भरता है। तभी बेम्बू स्प्रिट लेमैन जिसके हाथ में वो एंशिएंट बुक थी अचानक से उसका और मजेस्टिक हो गया था। वो कहता है मुझे अपनी एसेंस का छोटा सा ट्रेस दे दो। जान ने उंगली बढ़ाई थी, गूंजती ड्रिफ्ट की आवाज, टपकती ओरिएंची की बूंद। फिर बेम्बू स्प्रिट लेमैन की गाइडेंस में वो किताब इसे अब्सॉर्ब कर लेती है और उसके पन्ने धीरे धीरे खुलने लगे थे। इस बुक का हर एक पेज ऐसे फ्लिप होता है जैसे इसके साथ जमाने बीत रहे हो। एक काफी लंबे समय के बाद पेज अचानक से रुक गए थे और इसके अंदर की हमें इमेज दिखाई देती है। वाली विजन होता है एक बॉटमलेस अबिस का। ये बिल्कुल कुएं जैसे आकार की थी। इसके बगल में जियानो शुजुइंग खड़े होते हैं, दोनों की नजरें कहीं और फोकस्ड। और ये क्या देख रहे थे? वेल उस अबिस यानी कि अनंत गड्ढे में कुछ एंशिएंट कुछ सोर्ड जैसा छिपा हुआ था। ऐसा लगता है यहाँ पे टाइम भी रुक जा रहा हो और इस सीन को बदला नहीं जा सकता। वो बेम्बू स्प्रिट लेमैन कहता है ये डेस्टिनी की लैंग्वेज है और इसे मैं भी पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फ्यूचर में फिर मिलेंगे। मैं तब तक इस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखूंगा। आखिरकार अब उसका फेट डीमन गॉर्डियम से मिल चुका है और उसका पोटेंशियल ये सच में टेरिफाइंग है। इतना कह के बेम्बू स्प्रिट लेमैन ने मैजिक वर्ड्स की बुक को रख लिया होता है। जैसे वो कदम बढ़ाता है वॉइड फट गया था और हम उसे शुजुइंग के साथ गायब होते हुए देखते हैं। लेकिन वो प्रोफेसी वाली इमेज ये जियान के दिमाग में बस जाती है। वो इसे समझने की चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा हो लेकिन इसके आधे मतलब कोई भी नहीं समझ पाता। जब इनका ऑरा कम्प्लीटली गायब हो चुका था तभी फाइनली सुंदर उसके हाथ पे हाथ रख के बोलती है ब्रदर जियान। फाइनली जियान भी होश में आता है। वो ऑकवर्डली खांस के बोलते ये एक लंबी सी स्टोरी है। वो इस मामले को साइड में करना चाह रहा था लेकिन सुंदर से क्या छिपता। उसने भले ही कुछ कहा ना हो लेकिन उसकी फ्लटर करती हुई पलकें बहुत कुछ कहती हैं। इस जेंटल एक्सप्रेशन के अंदर कुछ फियर्स कुछ डेंजरस था और जब जन उसके एक्सप्रेशंस को रीड करता है वो समझ जाता है कि उसकी जिंदगी में भी तूफान आने वाला है। वो भी फाइनली सहाय करके सब कुछ बताना शुरू कर देता है, शुरुआत से अंत तक उसके और शुजुइंग के बीच में क्या हुआ। ये जान के जूनर की आंखें ब्राइट हो जाती हैं, खासकर वो लास्ट का मोमेंट। हालांकि शुरुआत में जूनर ने गुस्सा दिखाया था लेकिन अब इस मैटर को अपने दिल पे नहीं रखती। बाकी कुछ और मामलों को संभालने के बाद जियान पॉइजन गॉड ड्रीम और डीमन गॉड ड्रीम के बॉर्डर के मामलों को उस ओल्ड मैन के ऊपर छोड़ देता है। जैसे वो वर्ड मेंशन के इंसिडेंट के बारे में वो लिटिल फेई डॉक्टर को बताएगा क्योंकि उसकी चिंताएं हाल फिलहाल के लिए रिजॉल्व हो चुकी थी। जियान और जूनर फाइनली एंडलेस फायर टेरिटरी की तरफ निकल जाते हैं। ये 1 महीने के बाद की बात है जब दोनों ने सक्सेसफुली स्पेस टाइम वर्म होल को क्रॉस कर लिया था और लौट आए होते हैं एंडलेस फायर डोमेन के रीजन में। ये सीन भी जैसे उसी पल का होता है जब दोनों के कदम फायर टेरिटरी के आसमान में पड़े होते हैं। तभी हे करके एक आवाज कहती तुम दोनों यहाँ पे कहाँ छिपे घूम रहे हो। ये एंडलेस फायर टेरिटरी के हेडक्वार्टर्स हैं और इसे हमारी मिस्ट्रेसेस मैनेज करती हैं। अभी दोनों के सामने की दुनिया बिल्कुल अलग हो चुकी थी। नीचे ब्लिजिंग रेड फ्लेम्स और फ्लोइंग लावा होता है। इस लावा वर्ल्ड में से निकलती हैं वो एंशिएंट फ्लक्चुएशंस और इन फ्लेम्स के बीच में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी दिखाई देती हैं जो कि ग्रैंड और इम्पोजिंग लग रही थी। ये अपने चेहरे पे सरप्राइज को लेके बोलते ये जगह, खासकर उस नौजवान पेट्रोलिंग गार्ड की बात को सुन के उसे फाइनली कुछ रियलाइज हुआ था। अभी की एंडलेस फायर टेरिटरी पहले की टेरिटरी से कंपेयर नहीं करी जा सकती। अब ये सच में एक डोमेन बन चुका है जहाँ आग कभी नहीं बुझेगी। वही में जूनर उन दोनों गार्ड्स को देख के बोलती है
दोशियान। ये इतने यंग है लेकिन ऑलरेडी दोशियान में पहुंच चुके हैं, नॉट बैड। लेकिन इनकी बॉडी का ऑरा ये ऑर्डिनरी फायर एट्रीब्यूट की एनर्जी से काफी टेक्निकल है। जन भी भौं से गोड़ के फायर डोमेन की गहराई में देखता है, इसके बीच में कुछ फैमिलियर सी फ्लक्चुएशन फैलने लगी थी और इस फ्लेम का सोर्स बहुत ही वार्म और जेंटल फील होता है। जुनर की ब्यूटीफुल आंखें भी फ्लिकर होती हैं। वो कहती है इन फ्लेम्स की ओरिजिन लगता है ये यिंग की फ्लेम होंगी। चलो हस्बैंड वापस लौटते हैं। जियान भी नॉट करके बोलते हैं हाँ, इतने लंबे समय के बाद हमारी एंडलेस फायर टेरिटरी में बड़े बदलाव आए हैं। दोनों स्माइल को एक्सचेंज करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लाइट रेज में। पीछे रह गए गार्ड्स बस अपने हाथ को उठाए रह जाते हैं। वो खुद से बड़बड़ाते हैं कि अजीब लोग हैं, लेकिन ये हमारी एंडलेस फायर टेरिटरी के दोनों लेजेंडरी फिगर्स जैसे क्यों लग रहे थे। अब क्या ये जियान को पहचान पाते हैं या नहीं, ये तो इनका मामला है। दुखी कॉन्टिनेंट की कंप्लीट फ्यूजन और एंडलेस फायर टेरिटरी की अपर रैंक के एक्सपर्ट्स ने जो डेवलपमेंट किया होता है, उससे भले ही टेरिटरी ह्यूमन वर्ल्ड की एब्सोल्यूट पीक पर न पहुंच पाई हो, लेकिन इसने ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में अपनी फाउंडेशन को अच्छे से स्टेबलाइज कर लिया था। हमारा फोकस जाता है मिस्ट्रेस हॉल के दरवाजे की तरफ, जो कि हल्के से खुलते हैं। एक आवाज कहती है दोनों मिस्ट्रेसेस, ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से एक मैसेंजर आया है, लेकिन हमें उसे इंसान की आइडेंटिटी के ऊपर डाउट्स हैं। विम यूंग जो कि कई चीजों को संभाल रही थी, तुरंत ही वॉइस से कोड के बोलती सिस्टर काइलिन ये। उसकी ब्यूटीफुल आंखों में शॉक फ्लैश हो रहा था। ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के बारे में उसने काफी पहले सुन लिया होता है। ये इंसानी दुनिया की सुप्रीम गवर्निंग पावर थी। इसका बैकग्राउंड तो ग्रेट थाउजेंड पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। फिर एक ऐसा एग्जिस्टेंस एंडलेस फायर टेरिटरी में किसी को क्यों भेजेगा। यूइंग के दिल में एक बुरी फीलिंग जागती है। वहीं पे काइलिन चुपचाप से खड़े होकर बोलती आओ चलो हम साथ में उसे मिलने के लिए चलते हैं, क्योंकि जियान यहाँ पे नहीं, हमें एक्शन सोच समझ के लेने होंगे। काइलिन ने भी एक लंबी ड्रेस पहन रखी थी। एक्सप्रेशंस बिल्कुल कंपोज होते हैं। वो बिल्कुल किसी बड़ी बहन की तरह बोलती है। सच्चाई ये थी कि शक तो उसके दिल में भी होते हैं। जब जियान और जुनर यहाँ से दूर थे, एंडलेस फायर टेरिटरी को 11 ट्राइब और ग्रेट थाउजेंड पैलेस की सीक्रेट प्रोटेक्शन मिली होती है, इसलिए कोई मेजर पावर इनसे पंगा नहीं लेती। खासकर इन दोनों वुमेन्स के मेथड्स ये इतनी अच्छी होते हैं कि टेरिटरी को और भी प्रॉस्परस बनाते जाते हैं। यिंग अपनी होली फ्लेम को एज अ गाइड इस्तेमाल करती है। वो कई फायर एट्रिब्यूट के एक्सपर्ट्स के साथ मिलके एंडलेस फायर टेरिटरी के हेडक्वार्टर्स को फायरी ऑरे से भर देती है। बेसिकली इसीलिए दुनिया मोर्टल फ्लेम वर्ल्ड बन चुकी थी और तब से एंडलेस फायर टेरिटरी का नाम अपनी रेयरिटी से मैच करने लगा था। इस हॉल में शाओई और येंची भी मौजूद होते हैं, जो कि दोनों के पीछे जाने लगे थे। चारों सीधा मिस्टर्स हॉल को क्रॉस करके पहुंच जाते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। यहाँ ऑलरेडी दो फिगर्स बैठे हुए होते हैं। ये खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं इंसानी दुनिया के सेंटर से शैनफ्यू हूँ और आज हम एंडलेस फायर टेरिटरी को विजिट करने के लिए आए हैं। इसके जस्ट अपोजिट बैठी होती है फैंग वानर, ये वह हैंडसम सा यंग मैन जिसका नाम शेंगफू था। हॉल के बाहर से कई अप्रोचिंग फुटस्टेप्स को सुनता है। वो स्माइल के साथ खड़ा हो गया था। हॉल के दरवाजे खुलते हैं। हम कहते हैं थोड़े सीन को शिफ्ट। फाइनली इन 6 फिगर्स ने अपनी अपनी सीट्स ले ली थी। यहाँ का एटमोसफियर हैवी और ऑप्रेसिव हो चुका होता है। काइलिन पूछते ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर एनवॉय, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके एंडलेस फायर टेरिटरी में आने का क्या कारण है। वो अपनी एक उंगली को हवा में धीरे धीरे घुमाती है। फैलता है वो 10 रंगों का ऑरा। ये फेंट ऑरा जिस पर अपीयर हुआ था, ऐसा लगता है जैसे दुनिया की रोशनियां कम हो गई हो। वही पे शेनफू का हार्ट ट्रेम्बल हो जाता है। वो मनी मन में कहता है 10 कलर्स। ये एंडलेस फायर टेरिटरी सच में अंडरएस्टिमेट नहीं करी जा सकती। खासकर काइलिन के पीछे के इल्यूजरी स्नेक को देखे उसके मन में डेंजर की घंटियां बजने लगती हैं। वो डायरेक्टली कहता है मैं यहाँ पर रियम किंग के ऑर्डर से आया हूँ। मैं डोमेन मास्टर जियान को कुछ जरूरी मामलों को डिस्कस करने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर में इनवाइट करता हूँ। जिस पल शब्द गूंजते हॉल में शॉक फट गया था। अगर काइलिन के काम एक्सप्रेशन को इग्नोर कर दिया जाए तो बाकी के चारों की आंखों से कोल्ड किलिंग इंटेंट रेडिएट होता है, क्योंकि जियान ने इस मैटर में पहले से वार्निंग दी थी। उसने बताया था कि ह्यूमन वर्ल्ड का सेंटर कितना यार डेंजरस है। उनके छिपे हुए मेथड सिनिस्टर और अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। एंडलेस फायर टेरिटरी के कुछ ओल्ड मॉन्स्टर ये भी शक करते हैं कि शाओक्लन का गायब होना इसी पीक पावर से जुड़ा हुआ है। जब अचानक से शेनफू ने इस प्रेशर को सेंस किया था, उसकी रीढ़ की हड्डी कांप गई होती है। आखिरकार उसकी कल्टिवेशन बस फर्स्ट इनकारनेशन पे थी। अगर उसके पीछे ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर नहीं खड़ा होता तो शायद इन शब्दों को यहाँ पे बोलने की उसकी हिम्मत न होती। पहले ही जान चुका था कि एंडलेस फायर टेरिटरी के अंदर जियान की प्रेस्टीज ये किसी लिविंग गॉड से कम नहीं होती। इसी पर साइड के एक चेम्बर के अंदर सोल क्लैन के पेट्रियार्क ने अपनी आंखें खोली होती हैं। चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल अपीयर होती है। वो सीधा अपनी जगह से गायब होकर अपीयर होता है उस हॉल के अंदर। वो हम करके बोलता है ताकि ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर के पास इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो हमारे अलायंस हेडक्वार्टर्स में ऐसी धमकियां भेजने लगे। जब वो बाहर ये बोल रहा होता है, अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है हम उन लूज सील्स को
सप्रेस करने वाले ओल्ड मॉन्स्टर्स, इनके पास जियान से डील करने का टाइम कहाँ से निकल आया। हालांकि इस व्यक्ति के पास ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर का ऑरा है, लेकिन इसका एसेंस अलग लगता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। हेवनली एम्पर, इस बार मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन बाद में इस एहसान को चुकाना बिल्कुल मत भूलना। अभी मनी मन में क्या कह रहा होता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन उसके हिसाब से भी सिचुएशन को संभालना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोल क्लैन का वो प्लान जिसे वो बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं वो बीच में ही डिस्टर्ब हो सकता है, और तब इनके नुकसान कुछ ज्यादा ही बड़े होंगे। सबसे जरूरी बात है कि एंडलेस फायर टेरिटरी अभी स्टेबलाइज ही हुई थी, और जियान ने शाओ क्लैन के मैटर्स को रिजोल्व नहीं किया होता है। हन क्लैन का पेट्रिया कभी से मरने नहीं दे सकता था, लेकिन जस्ट उसके दिमाग में ये सब विचार आ ही होते हैं तभी हॉल में फैलता है एक वास्ट और डिग्निफाइड प्रेशर। अभी शेनफू के चेहरे की स्माइल वहीं पे जम गई होती है। हॉल के दरवाजे से तो फिगर एंटर करते हैं। इनमें से एक अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी के साथ बोलते हैं, हाँ योर एक्सीलेंसी, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? ऑल्दो ये ऑरा तो काफी फेमिलियर होता है, लेकिन अब इसमें कुछ और भी टेरिफाइंग जुड़ चुका था। खासकर दोनों फिगर बिना किसी फ्लक्चुएशन के अपीयर हुए होते हैं। इन्हें देख के शाओ की आंखें जलने लगती हैं, तो उसके दिल में एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। वो जियान के बगल में जाके बोलता है, बिग ब्रदर। जियान शाओ को हल्के से नोट देके सीधा शेनफू की तरफ गया था। वो फिर से पूछता है, योर एक्सीलेंसी, आप कह रहे हो कि आप ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर से आए हो, तो फिर उसका एविडेंस दिखाओ। हालांकि शेनफू हैंडसम था, लेकिन जियान की नजरों में जब वो क्रशिंग प्रेशर उसकी हड्डियों में पड़ता है, उसकी बॉडी की सारी पावर सप्रेस हो जाती है और आईब्राउज ये फड़फड़ाने लगी थी। इसके ऐसे रिएक्शन को देख के जियान अपने सिर को हिलाता है, आंखों में राइज होता है किलिंग इंटेंट। वो कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे शरीर की सोल पावर अनस्टेबल है, और इसमें एक अजीब सी फ्लक्चुएशन भी मिली हुई है। कोई जो कि अपने आप को ह्यूमन वर्ल्ड का झूठा एनवॉय बताए और उसकी एंडलेस फायर टेरिटरी में घुसने की हिम्मत हो जाए, तो उसकी पनिशमेंट बस डेथ है। वो शैम्पू हड़बड़ा जाता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पे दिखाई देता है कंटेम्प्ट से भरा एक्सप्रेशन। वो हम करके बोलता है, जियान, तुम खुलेआम ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर के ऑर्डर्स को डिफाई कर रहे हो। अगर इस मैटर को मैंने वापस रिपोर्ट किया तो तुम्हारा अंत सही नहीं होगा। उसके कहते वूम की वैसा फैलाता है एक सिल्वर हालो, जिसमें मिस्टीरियस फ्लक्चुएशन छिपी होती हैं। हॉल के अंदर की वुडन टेबल्स एक्सप्लोड हो जाती हैं। हम लकड़ियों के चित्रों को चारों तरफ उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन शुरुआत से अंत तक जियान के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदले नहीं होते। वो ध्यान देता है उस पावर के अंदर जिसमें ऐसा सुप्रीम लॉ छिपा हुआ था, जो दूसरों को सर झुकाने मजबूर करते हैं। और वो कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, अगर तुम बोलोगे नहीं तो फिर मारे जाओगे। इसके बाद नेचुरली मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे मैं तुम्हारी मेमोरीज को सर्च कर सकता हूँ। उसके कदम आगे बढ़ते ही गूंजता है पफ का साउंड। हथेली पे वॉलेंट होली फ्लेम्स अपीयर होती हैं, जो कि वर्ड को ट्विस्ट करके सीधा पहुंच जाती हैं शेनफू के वाइटल पॉइंट्स की तरफ। अभी कुछ समय पहले दिखाई जाने वाली पावर, जो कि ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर की अथॉरिटी को दिखा रही थी, ये होली फ्लेम की माइट के सामने धीरे धीरे पिघलने लगती है। उस टेरिफाइंग फोर्स को अपने पास आते हुए सेंस करके शेनफू की आंखें बिल्कुल श्रिंक हो जाती हैं। वो दांती मींस के बोलता है, डैम इट। लेकिन जस्ट जियान का अटैक लैंड करने वाला था, तभी सोल क्लैन का लीडर सोल टियाना बोलता है, डोमेन लॉर्ड रुकिए, इस व्यक्ति को मारा नहीं जा सकता। ये सुन के फैंग, बानर और बाकी लोग सरप्राइज के साथ उसे देखते हैं। वेल एक्चुअली में कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से काइलिन और बाकियों ने इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था। और तो टियाना एंडलेस फायर टेरिटरी के इंटेलिजेंस नेटवर्क पे बहुत लंबे समय से काम कर रहा होता है, इसलिए वो अपने आप को शो भी नहीं करता था। लेकिन फिर वो अपीयर क्यों होगा, हमारा ध्यान भी उसके ऊपर जाता है। वो टियाना कहता है, ये कोई ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर का एनवॉय नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस फोर्स से आता है जिसका नाम है वालोंग सेक्ट। वालोंग सेक्ट का सेक्ट मास्टर एक बार ट्रिपल इनकार्नेशन पावर हाउस था, लेकिन उसने ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर के कुछ रूल्स को ब्रेक कर दिया, जिस वजह से उसे इस दुनिया से बाहर निकाल दिया गया था। डोमेन मास्टर इन डिटेल्स को नेचुरली मेरे सबऑर्डिनेट स्पेशल इंटेलिजेंस इस बिल्डिंग से लाए हैं। काइलिन और यिंग एक दूसरे को देखती हैं, ये शौक थी, लेकिन इन्हें टियाना की इंटेलिजेंस अथॉरिटी पर भरोसा भी होता है। उसके लिए ऐसी चीजों को जानना बिल्कुल नॉर्मल सा था। जियान अपनी पावर को वापस लेके भैंस से कोड के बोलता है, ये टियाना स्माइल के साथ आगे बोलता है, डोमेन लॉर्ड, हालांकि इंसानी दुनिया में वालोंग सेक्ट एक टॉप टियर की फोर्स नहीं है, लेकिन इनके सेक्ट मास्टर के पास एक रेयर ड्रैगन क्रिस्टल मौजूद है, और ये ड्रैगन क्रिस्टल उस ड्रैगन रेमिनेंट से रिलेटेड है, जिसके बारे में सर्च करने के लिए आपने सबऑर्डिनेट से कहा था। और जो टियाना ऐसी जानकारी को खोलता है, और शेनफू के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुए थे, आंखों में फियर अपीयर होता है। वो कहता है, तुम मेरे राजा को कैसे जानते हो? नहीं, स्पेस इंटेलिजेंस है इस बिल्डिंग। ये उसके सवाल का उत्तर था। वो फिर गहरी सांस लेके बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूंगा, क्योंकि हमारे वालोंग सेक्ट में कुछ ऐसा है जो तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे फॉलो करो। वैसे भी शेनफू का हमेशा से यही ऑब्जेक्टिव था।
वालोंग सेक के सेक मास्टर ने उसे जियान को इनवाइट करने के लिए भेजा था। जहाँ तक बात रही खुद को ह्यूमन वर्ल्ड का सेंटर का एनवॉय बताना, ये खुद शेनफू का डिसीजन होता है। हंटियाना को सोच के बोलता है डोमिन लॉर्ड ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की सिचुएशन अभी अनस्टेबल लग रही है, आपको फिलहाल एंडलेस फायर टेरिटरी में रहना चाहिए। यहाँ तक वालोंग सेक की बात रही तो वहाँ पे मैं और ब्रदर शाओई जा सकते हैं। जियान नॉड करके बोलता है वेल लगता है अब यही ऑप्शन बचा रह गया है, लेकिन इस ट्रिप में बस एक इंसान ही जाएगा क्योंकि मैं लिटिल ली को इमोर्टल रियम लेके जाऊंगा। ये सुन के म्यूइंग नॉड करती है, उसकी आंखों में भर जाती है एंटिसिपेशन। वो जानती थी इमोर्टल रियम के बारे में, जैसे अलग अलग दुनिया में पैराडाइज कहा जाता है, चाहे वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी हो या फिर नेचुरल ट्रेजर्स, ये इंसानी दुनिया को बहुत पीछे छोड़ देते थे। ऐसी जगह जहाँ पे जाने का बस लोगों ने सपना देखा हो, वहाँ पे जाना किसी के लिए भी ब्लेसिंग होगा। वहीं पे सुन के जूनर पलकें चिपकाती है, आंखों में दिखाई देती है क्यूरियोसिटी। वो पूछती है इमोर्टल रियल्म वहाँ पे ऐसा क्या है। आगे एक्सप्लेन करने वाली काइलिन थी, वो कहती है हमें किसी ने इमोर्टल रियल्म से एक इनविटेशन स्क्रॉल भेजा है और लगता है एल्केमी से रिलेटेड है। हमें आगे की डिटेल्स जानने के लिए मेडिसिन क्लैन के पेट्रियार्क से बात करनी होगी। ये सुन के जान कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं यहाँ चीजों को तुम्हारी ऊपर छोड़ता हूँ। वो इतना कह के शाओ जूनर के साथ फटाफट से याओ क्लैन के पेट्रियार्क के रेजिडेंट की तरफ चला गया था, जो कि एंडलेस फायर टेरिटरी में ही होता है। वहीं पे देख के काइलिन से ला के बोलती है लड़का उसका वो लंबे समय से सप्रेस रहने वाला कुंडली टेम्परामेंट एक बार फिर से जागने लगा था। वहीं पे म्यूइंग डिससैटिस्फैक्शन की वजह से मुंह फुला लेती है। वो इन तीनों को गायब होते हुए देख के बोलती हर बार मैं ही क्यों रह जाती हूँ। अच्छी बात है कि उसे बहलाने के लिए काइलिन थी। वो कहती है डोंट वरी, एंडलेस फायर टेरिटरी का कंस्ट्रक्शन ये तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है और अगली बार तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। फिर वो शेनफू की तरफ देख के बोलती जहाँ तक बात रही इस बंदे की, इसे फायर प्रिजन में लॉक कर दिया जाए। फेंग लाओ सीनियर सोल टियानाओ, ये वोलोंग सेक का मैटर बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि हम नहीं जा सकते मुझे लगता है इस मामले को आपको ही हैंडल करना होगा। फेंग बांदर और हंटियाना एक दूसरे को देखते हैं, फिर ये दोनों हाथ कप करके बोलते हैं नो प्रॉब्लम। इनकी कल्टीवेशन बेस ऑलरेडी इतनी हाई होती है कि उंगली के एक इशारे पे शैम्पू को सप्रेस करके ये जाने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद इस हॉल में बस 2 वुमन रह गई होती हैं। अब म्यूइंग भी मिस्ट्रेस वाले औरे को छोड़ती है, वो किसी बच्चे की तरह बोलती सिस्टर काइलिन लोग कहते हैं इमोर्टल रियम इस दुनिया का स्वर्ग है, वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी क्रीचर्स सब ह्यूमन वर्ल्ड को सरपास करते हैं। वो ऐसी जगह है जहाँ पे जाने से लोगों की जिंदगियां बढ़ जाती हैं। ये कहते कहते वो काइलिन के हाथ को अपने हाथ में खींच लेती है। वो मेड्यूसा जिसके सामने लोग थर थर कांपते थे, वो उसकी आंखों में बड़ी बहन वाली जेंटलनेस दिखाई दे रही होती है। वो कहती हाँ यिंग तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जैसे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड स्टेबलाइज होता है हम वहाँ पे साथ में चलने का मौका ढूंढेंगे। फिर दोनों चली आती हैं क्वाइट चेम्बर के अंदर, एक के बाद एक सीक्रेट्स खुलते हैं, लेकिन वो फुसफुसाने की आवाजें इतनी कम थी इवन तुम्हारा भाई भी कुछ सुन नहीं पाता है। काफी जल्दी इस हॉल में गूंजती एक सॉफ्ट साय की आवाज। वो आवाज कहती दुखी कॉन्टिनेंट के पास फ्लावर सेक्ट है और यिनिन उस दुनिया से मिस्टीरियसली गायब हो चुकी है। मैंने इमोर्टल रियम में एक अजीब सी फोर्स के बारे में सुना है जिसका नाम है फ्लावर डिवाइन पैलेस। क्या बस एक कोइंसिडेंस ही है? तो ये सवाल तो काफी अच्छा है, लेकिन इसका आंसर ये हमें आगे की स्टोरी देगी। आप सब बताओगे आपको ये एपिसोड कैसा लगा है। हम नेक्स्ट एपिसोड में एल्केमी पिल क्लब के बारे में जानेंगे एंड जन फिर से इमोर्टल रियम के अंदर जाएगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जैसे रिलीज होते ही वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मुझे लगता है हमारी ये फ्लेम मेंबर की स्टोरी अगले 3 महीने में फिनिश हो जानी चाहिए, इसलिए अपने सजेशंस को शेयर करना बिल्कुल बंद मत करना क्योंकि हम उसी से आगे के निर्णय लेने वाले हैं। और काफी जल्दी प्रीमियम मेंबर्स के लिए कॉन्फ्रेंस का फीचर ऑन होने वाला है जहाँ हम सीधा एक दूसरे से डिस्कशन कर सकेंगे। इसकी डिटेल्स काफी जल्दी शेयर हो रही होंगी, साथ में अर्ली एक्सेस एपिसोड्स ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आप इन सब का फायदा उठाना चाहते हो तो डेफिनेटली पार्ट बन सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम मेंबरशिप का, जहाँ पे सारे मेंबर्स को बेसिक एक एपिसोड एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। वहीं पे जो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल लैंप या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज जो सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदाई।